नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच पी जी की स्टडी में। तो गाइस आज हम पूरी डिटेल के बारे में जो एच पी जो एस बी के बारे में जो जितनी भी पूरी डिटेल होगी उसको ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत ही इसमें तरीके से आपको बताया जाएगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा फॉर्म फिल करते हुए और कौन सी बातों को आपको जो है स्किप करना होगा। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, तो आपको जो है पूरी PDF यहाँ से पूरी ढंग से बताया जाएगा। फॉर्म भरते टाइम को आपको ये बातों का ध्यान रखना होगा। तो सभी के लिए जो अपॉर्चुनिटी है इसमें फॉर्म फिल करने की थी 158 है इसमें। तो 158 पोस्ट हैं डायरेक्ट कोटे से और 74 हैं जो आपके कोटे से हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट बेसिस से आपका कोई कुछ भी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो। तो पूरी वीडियो देखने पहले से आपको वीडियो को लाइक कर दें। देन आपको जो इसके लिए जो है PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। वहाँ पे जाके आप खुद से भी इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे फॉर्म फिल करेंगे। तो पहले आपको पता ही है कि 6 तारीख से आज से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक? 31/3/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे जो है कैटेगरीज में कितनी कितनी फीस है। आइए देखते हैं। तो जनरल एंड OBC के लिए जो है आपकी 1000 फीस है और EWS के लिए 800 है और SC ST IRDP BPL है। हाँ, तो किसी से भी आप बिलोंग करते हैं तो 800 रुपये है और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 800 रुपये है। ठीक है, और डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर कब होगा? तो अराउंड 7 डेज बिफोरिंग एग्जामिनेशन डेट, यानी कि जब से आपका एग्ज़ाम डेट आएगी उससे 7 दिन पहले, यानी कि एक हफ्ते पहले आपका जो है इसमें स्टार्ट हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। बाकी उसमें जो क्या दिया गया है, तो डेट ऑफ एग्जाम इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, यानी कि जो प्रपोज्ड आफ्टर 5-6 वीक्स फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि 5-6 वीक, यानी कि एक महीने में कितने वीक होते हैं? 4 होते हैं। तो लगभग 5-6 वीक, यानी कि 1-1.5 महीने बाद आपका जो पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और इसका रिजल्ट कब आएगा? तो 15 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें सारा कुछ इसमें डिटेल से बताया होगा कि कब क्या होगा। तो हर चीज़ इसमें जो है बिल्कुल तरीके से बताया। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरी वाइज जो है कितनी पोस्टें हैं। तो जनरल के लिए 54 हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं 54। अच्छा, ठीक है। और EWS के लिए 11 हैं, SC के लिए 23 हैं, ST के लिए 6 हैं, OBC के लिए 23 है, जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 12 हैं, SC एक्स सर्विसमैन के लिए 5 हैं, ST एक्स सर्विसमैन के लिए 2 हैं, OBC एक्स सर्विसमैन के लिए 4 हैं। सॉरी गाइस। ठीक है, तो इसमें दिए गए OBC एक्स सर्विसमैन के लिए 4 हैं, SC IRDP के लिए इसमें दिए गए 2 पोस्ट हैं और ST IRDP के लिए 1 है और OBC IRDP के लिए 4 हैं, जनरल फ्रीडम फाइटर के लिए दो है और इसमें दिए गए SC फ्रीडम फाइटर के लिए जो है 2 पोस्ट हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्टें आपकी होगी। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसको है उसके लिए भी जो है इसमें पोस्टें दी गई हैं 7 हैं, जिसमें जो आपको ब्लाइंडनेस के लिए 1 पोस्ट है और 2 पोस्ट आपको जो है यहाँ पे दिया गया है जिसका डेफ ऑफ हेयर ऑफ हियरिंग है, लोकोमीटर डिसेबिलिटी है। ठीक है, एसिड अटैक जिस पे कुछ भी समथिंग हुआ तो उसके लिए भी 2 पोस्टें हैं और 2 पोस्टें आपको जो है इंक्लूडिंग बैकलॉग के लिए दी गई हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपकी सब टोटल होगी 158 पोस्टें ऐसे आपको डिवाइड की गई हैं। तो यहाँ पे आप देख लें। बाकी इसमें आप डिस्कस करते हैं कि या आपकी भरी जाएंगी वो PACS कोटा से अंडर जो आपके आती हैं कोटे के अंदर। तो जूनियर क्लर्क के लिए जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपको पता है 74 है, तो जिसमें जनरल के लिए 19 है, EWS के लिए 4 हैं, SC के लिए 10 हैं, ST के लिए 2 हैं, 10 आपके लिए OBC के लिए हैं, जनरल के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 4 हैं, SC एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। ठीक है, कितने? एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। देन ST एक्स सर्विसमैन के लिए जो है आपके पास 1 ही है और उसके बाद एक OBC के लिए है, SC IRDP के लिए 2 हैं, SC IRDP के लिए 4 हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पोस्टेज हैं और जनरल फ्रीडम फाइटर के लिए आपके पास 2 हैं। इसमें भी आपके डिसेबिलिटी के लिए एक पोस्ट निकाली गई है जिसमें ब्लाइंडनेस एंड विजन डिफ एंड हायरिंग के लिए इसमें एक आपके पास पोस्ट दी गई हैं। तो 59 पोस्ट इसमें ऐसे आपके लिए इंक्लूड की गई हैं। बाकी इसमें जो अदर पोस्टेज इसमें भी रखी गई हैं जो OCS कोटा है। तो OCS कोटे के आपके जो OCS कोटे में है उसके लिए जनरल के लिए आपके पास 6 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं आपके लिए EWS के लिए, SC के लिए 2, एक के लिए ST और OBC के लिए 2 और जनरल एक्स मैन के लिए 1 और SC एक्स मैन के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ये 15 पोस्ट इसमें जो है पूरी की गई हैं। तो ये तीनों को मिलके जो तीन है इसमें मिलकर 232 पोस्टें इसमें टोटल हो गई। ठीक है, और इसमें बाकी इसमें आगे देख सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या दिया गया है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो नंबर ऑफ पोस्टें टू बी फिल्ड वेरी डिपेंडिंग एक्चुअल रिक्रूटमेंट इन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इनको जो है आपके फाइनल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, या तो ये बढ़ सकती हैं या तो घट सकती हैं। ठीक है, तो UR जो ये आपको बताइए कि किस किस के लिए क्या क्या दिया है।
तो बाकी इसमें दिया गया कि जो अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि ओनली बोनाफाइड हिमाचली विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट रिजर्व अंडर सोसाइटी पीएस ओसीएस, ठीक है। और इसमें लिखा है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ऑल रिजर्व कैटेगरी शुड बी बोनाफाइड हिमाचली ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट है दो इसमें, ठीक है, तो हमारे लिए। बाकी इसमें जो हमारे लिए क्या दिया गया कि इसमें आपके जो है क्या दिए, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड जनरल कैटेगरी। तो अगर कोई बाहर का कैंडिडेट अगर इसमें जो अप्लाई करता है तो उसको जनरल कैटेगरी में जो बिलोंग उसके जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा, ठीक है। और द फीस लिमिटेड इज नॉन, आपके पास फीस जो है नॉन रिफंडेबल है, उसको वो जो है आपको नहीं दी जाएगी। और इसमें पे लेवल कितना आपका, तो 19,900 से लेके जो है आपका कितना है लेवल पे का है। अप्रॉक्सीमेट एम्प्लॉयर जो 26,600 आपको विद अलाउंस आपको दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है। तो ये आप दे सकते हो। और इसमें जो आपको दिया गया है कि यहाँ पे अगर आप जो कोटे से हो तो आपके पास जो वो सारा इसमें जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप किस कोटे से हो, आपके पास एक्सपीरियंस है कौन सा है, सब आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी उसमें जो कोटे से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास वो होना चाहिए। इस वीडियो आपको ध्यान से देख सकते हो। बाकी इसमें आपके पास जो कौन सा इसमें कोटे दिए गए हैं, तो आपके पास जो प्राइमरी एग्रीकल्चर इसमें है, तो आपने कोऑपरेटिव मल्टीपल सोर्सेज सोसाइटी में आपका है, तो ग्राम सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, और दूसरा अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में है। तो आपके पास ये होने चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आप उसमें जो है कर सकते हो, ठीक है, पीसीएस ओसीएस में। और बाकी इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट दिया है कि अगर आप ओबीसी एससी एसटी ओबीसी में जो उसमें करते हो अप्लाई, तो आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास जो 1 साल का उसमें जो है डेट, जैसे कि 1 साल की डेट होती है, ठीक है। तो एक साल डेट पुरानी नहीं होनी चाहिए जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे। यहाँ पे लिखा है शुड नॉट बी ऑफ मोर देन 1 ईयर ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लाइंग, ठीक है, जब से आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है, 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब इसमें दिया गया है कि please note that in the case number of candidate applying for any category post large, the examination will be held in two phases system of examination, pre होगा and main होगा। In case the candidate applying for the any category of post is not up to the expected number of candidate, only single main examination will be held। तो अगर आपका जो किसी आपने कोई भी इसमें किसी भी कैटेगरी से आपने पेपर दे दिया है भरा है, अगर उसमें जो ज़्यादा पोस्ट नहीं होंगे, सॉरी ज़्यादा उसमें बंदे नहीं होंगे आप पेपर देने वाले, तो आपका सिंपल उसमें क्या होगा, सीधा आपका मेन एग्ज़ाम होगा, आपका प्रीलियम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें दिया है, बताया गया है, ठीक है। तो बाकी इसमें दिया गया कि पोस्ट वाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो जूनियर क्लर्क के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी है, तो 10+2 होनी चाहिए। 50% आपके होने चाहिए 10+2 में, या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो, ठीक है। तो ये आपके पास दिया है यहाँ पे। और आपके पास जो बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए। और इसके बाद दिया गया कि जूनियर क्लर्क के लिए आपके पास जो है इसमें भी आपके 10+2 50%, और आपके पास जो है क्या होना चाहिए, या तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और मिनिमम ऑफ कंटिन्यूस 5 ईयर सर्विस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास होने चाहिए। और आपके जो 45 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसी कोटे के लिए भी सेम ही दी गई है यहाँ पे। और 7 ईयर सर्विस आपके पास होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तब आप इसमें फ़ायदा ले सकते हो। बाकी आप इसको पीडीएफ को ध्यान से पढ़ सकते हो। बाकी इसमें बताया गया है कि देयर विल बी कंसेशन ग्रेस ऑफ 5% मार्क्स ऑन द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST IRDP अंत्योदय कैटेगरीज। तो 5% कंसेशन आपको दिया जाएगा जो SC ST होगा, SC ST और IRDP से बिलोंग करता है अंत्योदय से, तो उसके पास 5% कंसेशन दिया जाएगा। तो ये आपके पास इसमें साफ तौर पे बताया हुआ है, कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं गई है, बिल्कुल सीधे तौर से आपको बताया हुआ है। बाकी आपके पास इसमें होना चाहिए कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन द बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एट द लेटर स्टेज, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हो वहाँ पे। आपके पास जो कोई भी चीज़ आपके पास जो नहीं होगी। बाकी आपके कैलकुलेशन परसेंटेज कैसे आप कर सकते हो, जैसे कि आपका जो है यहाँ पे दिया गया है कि 54.99% है, तो उसको ट्रीट किया जाएगा किसके तौर पे, 55% पे। अगर आपके पास 59.99% है तो आपके पास ट्रीट किया जाएगा 60% के तौर पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको आप अपने तौर पे भी देख सकते हैं। बाकी इसमें जो आपका एग्ज़ाम जो कितने फेज़ पे होगा, तो ये आपका फेज़ 1 का होगा प्रीलियम एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, आपके पहला पूछा जाएगा इंग्लिश, जो 30 क्वेश्चन होंगे आपके, आपकी नंबर एबिलिटी यानी कि 35 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो पहले 3 पोर्सन आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग। तो ये 30 35 35 35 35 नंबर के आपकी जो है
रीजनिंग और मैथ आएगा। 30 नंबर का आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जो आपके जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का होगा। और 20 मिनट आपको दिए जाएंगे, 20 20 20 सभी सब्जेक्टों में, और 1 घंटा आपके पास टोटल होगा। बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसमें जो प्रीलियम में जो भी इसमें सिलेक्ट होगा, उसके बाद 10 टाइम्स आपके इसमें पोस्ट जितने भी होगी 10 टाइम्स में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। अगर आपका उसके बाद आपका उसका नाम आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, तो आपका मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम में देख सकते हैं कि मेन एग्ज़ाम में क्या आपको होगा। तो उसमें रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। तो पहले 3 चीज़ें तो आपको आती थी, और इसमें आपको जीके ऐड कर दी गई है। तो 50-50 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें कर दिए, 50 क्वेश्चन, 50-50-50, और 200 क्वेश्चन इसमें टोटल हो गए, जो 25-25-25 नंबर के हैं। यानी कि जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा ये। ठीक है। और इसमें जो टाइम आपको दिया गया 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, यानी कि 120 मिनट आपके पास लगभग 2 घंटे का आपका पास टाइम दिया गया है इसमें। ठीक है। तो अच्छा टाइम दिया गया इसमें। और एक क्वेश्चन आपका जो कितने नंबर मार्क्स का होगा, तो हाफ मार्क्स का होगा, तो ऐसे ही। ठीक है। तो ये आपका तभी जाके जो है आपके 200 क्वेश्चन होंगे। और जनरल अवेयरनेस विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन अबाउट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जनरल अवेयरनेस में आपको जो है हिमाचल प्रदेश की जीके भी इसमें साफ बताया गया कि पूछी जाएगी। और वही सेम आपको कोटे से भी आपका रहेगा। तो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के आपके ये पेपर होगा, जिसमें आपको सेम दिया होगा। ठीक है। बाकी इसमें आपको बताया गया कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपके जो जनरल अवेयरनेस के होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके के क्वेश्चन होंगे, उसमें 25 क्वेश्चन आपके किस में पूछे जाएंगे, बैंकिंग इंक्लूडिंग, जो बैंक के रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन आपके 25 क्वेश्चन जो इंक्लूड किए जाएंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस एंड क्वेश्चन के पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी एचपीजी के भी होगी। तो हर चीज़ आपको बताई हुई है कि कैसे क्या आएगा। यहाँ पे सिंपल बताया होगा कि 25 क्वेश्चन आपके जो बैंक से आएंगे, तो बैंक के 25 क्वेश्चन आएंगे, तो बैंक से यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। देन आपको ये करना होगा। अगर आपने यहाँ पे तुक्का लगाया, तो सिंपल यहाँ पे बताया भी है कि 114 आपकी जो कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो आपको तुक्का नहीं लगा सकते इसमें। ठीक है। तो ये आपके सिंपल बताया हुआ है यहाँ पे, तो वो पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन आपको जो अगर हर चीज़ की आपको नोटिफिकेशन पूरे तरीके से दी जा रही है। फिर आपके जो अगर आपने जो मेंस क्वालिफिकेशन कर लिया, तो उसके बाद आपको 1.75 टाइम्स ऑफ वेकेंट पोस्ट विल बी क्वालिफाई टू अपीयर द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। तो उसके बाद आपको जो है इतने टाइम के लिए बुलाया जाएगा कैंडिडेट को। ठीक है। तो ये आपके लिए बताया गया। और सिलेबस आपका किस पे अकॉर्डिंग रहेगा, तो सिलेबस आपका जो इसके अकॉर्डिंग रहेगा। मिनिमम जो क्राइटेरिया है, तो 10+2 आपका उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है। तो टोटल मार्क्स इन फीस प्री में आपका जो कितना होगा, तो 100 मार्क्स का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होगा, इसमें आपका कोई भी कुछ नहीं होगा। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, जिसमें से आपको कितने % के मार्क्स लेने होंगे, यानी कि 45% आपको मार्क्स इसमें पास होने के लिए लेने होंगे। बाकी आपको जो मेरिट यहीं से बेस पे बनेगी, यानी कि मेन क्वालिफिकेशन आपका यहीं से होगा। ठीक है। और उसके बाद आपको जो है मेंस में बैठेंगे, तो मेंस में आपको जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको जो नो पर्सनल इंटरव्यू, इसमें कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, ना डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट के नंबर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आपके अगर मेंस में आपने क्वालिफाई कर लिया, तो देन आपका जो है 100 आपकी सिलेक्शन इसमें हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी इसमें बताया गया कि मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। तो मेरिट रिटन एग्जामिनेशन में कैसे बनेगी, यानी कि ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 45% टोटल मार्क्स में से आपके पास होने चाहिए। ठीक है। यानी कि आपका 100 नंबर मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो 45% आपको पास होने के लिए चाहिए। तो ये आपको मैं बताया हुआ। ठीक है। और इसमें पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि पहला जो पेपर होगा वो 1 घंटे का होगा, दूसरा पेपर आपका जो है 2 घंटे का होगा। तो सारा कुछ आपको, हर चीज़ आपको बताई जा रही है। और यहाँ पे सिंपल बताया हुआ कि 1/4 ऑफ माइक असाइनमेंट टू बी डिडक्टेड। 1/4 यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया, नेक्स्ट आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो ये इसमें डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। या इसमें आपको बताइए है कि नेगेटिव मार्किंग तो होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि और इसमें जो कोई भी चीज़ है जो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, जिसमें और इसमें बताया गया है कि अगर आपने जो पे एंड इमोल्यूमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क, तो इसमें आपको रेगुलर बेसिस में आपने बताया हुआ है, ये हमारे अभी काम की नहीं है जब तक आप लोग का पेपर नहीं निकला। ठीक है। तो ये आपका पे लेवल ही इसमें बताया हुआ है। बाकी एज क्राइटेरिया इसमें जो बहुत से बच्चों का है, तो एज क्राइटेरिया इसमें बताया गया है कि आपकी एज कहाँ से देखी जाएगी, तो 1/1/2024 यानी कि जनवरी तरीके से आपकी एज को क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है। 18 से 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। दैन आपको इसमें रिलैक्सेशन भी दी गई है, एससी के लिए 5 साल, एसटी के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए आपके पास जो है एक्स सर्विसमैन के लिए आपके पास जो कितनी दी गई है, तो इसमें 58 ईयर्स, यानी कि कैंडिडेट मस्ट बी लेस दैन 58 ईयर्स। ठीक है। तो ये आपके पास दी गई है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें बाद आपको एज रिलैक्सेशन ये दी गई है इसमें। ठीक है।
12 ईयर्स, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 5 साल, देन फ्रीडम फाइटर के लिए 5 साल, देन उसके बाद एचपी गवर्नमेंट के लिए कैंडिडेट हैं कोई गवर्नमेंट सर्विस में, उसके लिए भी 5 साल। आपके पास हिमाचली एज रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल टू ओनली बोनाफाइड हिमाचली कैंडिडेट। तो यहाँ पे सिर्फ एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगी जो हिमाचली बोनाफाइड होगा जिसके पास, ठीक है, बाकी अदर स्टेट्स के किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपके पास जो 40% होगा तो बेनिफिट तभी ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और इसके बाद आपको बताया कि हाउ टू अप्लाई, इसके क्या क्या गाइडलाइंस की प्रोसीजर आपको देखना होगा। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पेमेंट फीस देनी होगी, डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैन आपके स्कैन देयर फोटोग्राफ आपका जो ये लेंथ होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर, और सिग्नेचर आपके पास विद ब्लैक इंक के साथ होने चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर आपके सिर्फ ब्लैक इंक के साथ होने चाहिए, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपके पास होना चाहिए जो ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, ठीक है। तो आपके पास जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपके पास होना होगा। और उसके बाद लिखा कि अ हैंड रिटन, यहाँ ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि लेफ्ट थंब इंप्रेशन अदर एग्जाम में नहीं लगता, ठीक है। तो ये बैंक का एग्ज़ाम है, और इसमें साफ बताया होगा कि अगर आपका जो पेपर देने के टाइम आप वहाँ पे आपका जो लेफ्ट थंब का जो भी आपने फिंगरप्रिंट लगाया होगा, थंब लगाया होगा, अगर वो नहीं मिसमैच हो गया तो आपको पेपर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है आपके पास दिया गया है, और ये डिक्लेरेशन भी आपको लिखनी होगी। तो डिक्लेरेशन क्या लिखनी होगी, तो ये आप देख सकते हैं। पहले एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मोर देन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ से छोटी छोटी गलतियाँ आप कर सकते हो, तो आपके पास जो सिग्नेचर आपने कैपिटल लेटर में किए हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसमें लिखा कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैंड एंड नॉट समझड, आपके पास जो प्रॉपर तरीके से लगाना है उसको समझ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पास जो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट हैविंग लेफ्ट थंब, उसके पास लेफ्ट थंब नहीं है तो आप राइट थंब उसके बाद आप लगा सकते हो। और आपको जो यहाँ पे इसमें बताया गया है, चल पढ़ यार। उसके बाद आपको बताया कि द नेक्स्ट ऑफ द हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपके पास ये लिखना होगा जहाँ पे अपने थंब लगाना है, तो यहाँ पे लिखना आई, उसके बाद अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, हेयर बाय डिक्लेरेशन दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये आपको इसमें आपको देना होगा, ठीक है। तो और इसमें लिखा है कि द अबव मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज़ टू बी द कैंडिडेट हैंड राइटिंग एंड इन इंग्लिश ओनली। तो जो भी आपको डिक्लेरेशन आप लिखोगे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, हिंदी में नहीं मतलब लिख देना कि मेरा नाम ये है, मैंने ये डॉक्यूमेंट ये लिखे, नहीं, इंग्लिश में ही लिखनी है। जो आपको ऊपर बताया गया है वही आपको लिखना है सेम, ठीक है। और उसके बाद लिखा है इफ़ रिटन एंड uploaded by anybody else in any other languages application will be considered is invalid। तो छोटी छोटी गलतियाँ आप करोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है इसमें गलत मानी जाएगी। एक इसमें बाद लिखा है कि कीप द नेसेसरी डिटेल डॉक्यूमेंट रेडी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस, ठीक है। और इसमें लिखा है कि हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी and mobile number which should be kept active till the completion of the recruitment process, और बैंक में send a intimation to the download call letter for the examination etc। तो आपके पास इसमें बताया गया कि आपकी ईमेल और फ़ोन नंबर आपके पास चालू होना चाहिए, ये नहीं कि आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें साफ इसमें डायरेक्ट आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसमें बताया है कि एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस नॉन रिफंडेबल, तो आपके पास जो भी चार्जेस लगेंगे वो रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पे जाके करनी है, तो यहाँ पे इसमें ये वेबसाइट दी गई है hpsb.com। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के साथ आप कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। पेमेंट ऑफ फीस आपको बता दी, ऑनलाइन इसमें पेमेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा कि अगर आपकी एक बार जो पेमेंट फीस जो है अपने जो पेमेंट फेलियर होगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिपीट दोबारा करना है, देन पेमेंट आपको फिर से करना है, ये नहीं छोड़ के चल जाना है, ठीक है। और प्रिंट आउट भी इसमें निकालना है कि, और इसमें लिखा है प्लीज़ नोट दैट इफ़ द सेम कैन नॉट बी जनरेटेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मे नॉट हैव बीन सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, और गाइडलाइन इसमें दिखाई गई है, और हर चीज़ में इसमें बताया गया कि फोटोग्राफी इमेज कितनी होनी चाहिए, 20 KB से 50 KB, सिग्नेचर आपके ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ओनली ब्लैक इंक पेन लिखा है, ब्लू से मत कर देना, ब्लैक लिखा है। सिग्नेचर आपके किससे होने चाहिए, ब्लैक, ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक से होने चाहिए सिग्नेचर। और इसमें डायमेंशन आपको बता दी गई है। देन आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना होगा जिसमें आपको दोनों पेन का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। तो सिग्नेचर में ही आपके सिर्फ ब्लैक इंक पेन चलेगा। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको जो है यहाँ पे बताया गया है कि हैंड
डिक्लेरेशन कंटेंट इज टू बी एज एक्सपेक्टेड द इसमें हैज़ अ डिक्लेरेशन इंग्लिश आपको बताया यहाँ पे सीधा, ठीक है। आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए और पेपर जो है आपके पास वाइट पेपर पे आपको लिखना होगा विद ब्लैक एंड ब्लू इंक। और आपकी पेज की डायमेंशन ये बताई गई है, फाइल आपके पास कितना होनी है 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। साफ इसमें बताया कि नहीं, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो जो आप डिक्लेरेशन लिखोगे वो अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखी होगी तो वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये हर चीज़ आप देख सकते हो। और प्रॉपरली आपको स्कैन करना है कि आपका जो अंगूठा लगेगा, थंबनेल लगेगा, वो प्रॉपर आपको स्कैन करना होगा, ठीक है। बाकी इसमें जो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो, जो चीज़ मेरे को इंपॉर्टेंट लगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने हर चीज़ आपको बताई है। फिर भी अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गई होगी तो गुस्सा मत करिएगा। आप उसको इसमें जो है टेलीग्राम चैनल पे आप इस PDF को ध्यान से पढ़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस चैनल से के माध्यम से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आइए, बाकी इसमें और कुछ नहीं बताया है कि डिसेबिलिटी के बारे में बताया है कि आपको उनके बारे में, ठीक है। EWS के बारे में भी बताया हुआ है यहाँ पे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी EWS में उसमें करेगा 4 लाख से आपके पास कम इनकम होनी चाहिए। और आपके पास आइडेंटिटी वेरिफिकेशन समथिंग, ये एग्जामिनेशन सेंटर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर इसमें लिखा है कि देन द कैंडिडेट सेल हैव टू द इंडिकेट 6 चॉइसेस। तो आपके पास 6 चॉइसेस होंगी, यानी कि 6 चॉइसेस होंगी। तो आपको कैसे कैसे चूज़ करनी है, 2 विद इन HP स्टेट, यानी कि 2 आपको HP स्टेट की चॉइसेस इसमें फिल करनी होगी, और 4 जो आपको आउटसाइड ऑफ HP आपको इसमें सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो 2 आपकी कहाँ की करनी होगी, 2 HP की करनी होगी। देन आपको जो है 4 आपको कहाँ की करनी होगी, बाहर की, HP के बाहर की करनी होगी, ठीक है। तो बाकी इसमें देख सकते हैं, पहला इसमें बताया गया है कि कहाँ 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 पे आपके पेपर होंगे। तो बिलासपुर का बिलासपुर में होगा, ये आपके नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ही आपके पेपर होंगे। और ये एग्जाम वेन्यू है, तो यहाँ पे आपके पेपर आएंगे। तो बिलासपुर का बिलासपुर में ही होगा, हमीरपुर का हमीरपुर ही होगा, कांगड़ा का कांगड़ा में होगा, कुल्लू का कुल्लू, मंडी का मंडी, शिमला का शिमला, सोलन का बद्दी में होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आउटसाइड ऑफ हिमाचल, तो हिमाचल के बाहर आपका पेपर कहाँ पे होगा, अंबाला, जलंधर, मोहाली या पटियाला या न्यू दिल्ली एंड NCR। तो ये आपका होगा अंबाला का अंबाला में, जलंधर जलंधर, मोहाली पटियाला, और यहाँ पे ही होगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी कैंडिडेट शुड बी सिलेक्टेड 6 सेंटर, 2 विद इन HP, 4 इन आउटसाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन द वेन्यू गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर। तो आपको कॉल लेटर होगा, वहाँ पे बता दिया जाएगा हर चीज़, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, नहीं तो फिर मैं आपको बता देता, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट है फाउंड ऑफ अनफेयर पाए गए। तो आपको ये थी आज की अपडेट। कैसी लगी आपको अपडेट हर चीज़, तो इतनी मेहनत करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन अपने हर चीज़ को अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, हर प्रकार की अपडेट वहाँ पर दी जाती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।